दोस्तों नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा। मैं हूँ राज वाल्मीकि। बेबाक भाषा के दलित डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे दलित साहित्यकार और दलित सामाजिक कार्यकर्ता, दलित मार्गदर्शक ओम प्रकाश वाल्मीकि और भगवान दास जी पर। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की 17 नवंबर को परिनिर्वाण हुआ था और 18 नवंबर को भगवान दास जी का परिनिर्वाण हुआ। इस सिलसिले में आज हमसे बात करने के लिए हमारे दो साथी हैं। कानपुर के देव कबीर, जो साहित्यकार हैं, नाटककार हैं, कवि हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके साथ ही आज हम कैलाश चंद जी से भी रूबरू होंगे। वो दिल्ली से ही हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कहानी, उपन्यास, कविताएं लिखते हैं। तो देव कबीर जी और कैलाश जी, आपका बेबाक भाषा में स्वागत है। धन्यवाद राज जी। सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि हमारे जो हिंदी दलित साहित्य के पुरोधा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पर। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को हम जानते हैं कि हमारे एक मार्गदर्शक रहे। साहित्य के आधार स्तंभों में भी वो एक थे जी। और उनको याद करते हुए हम अगर बात करें तो अगर हम उनकी आत्मकथा झूठन काफ़ी चर्चित रही है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जैसा कि हम और आप जानते ही हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जी। उन्होंने कहानियाँ लिखी, नाटक भी लिखे और उनकी आत्मकथा तो चर्चित है ही। और एक चीज़ मैं आपसे और थोड़ा सा संदर्भ जोड़ना चाहूँगा कि आप लोग, क्योंकि साथियों देव कबीर जी भी अभिनय के क्षेत्र में इनका अपना थिएटर है और काफ़ी नाटकों का इन्होंने निर्देशन किया है, स्वयं अभिनय भी किया है। और कैलाश चंद जी की भी रुचि रंगमंच में फिल्म बना रहे हैं अभी, और वो फिल्म बना रहे हैं कल्लू गांधी करके। कल्लू गांधी नाम से उनकी एक फिल्म आ रही है। तो हम लोग चाहेंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में थोड़ा उनका, जो हम ज़्यादातर चर्चा नहीं करते, आज उनकी उस कला पर भी बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने नाट्य निर्देशन भी किया, नाटक लिखे भी। एक शायद दो चेहरे नाम से उनका एक प्रसिद्ध नाटक है, उन्होंने अभिनय भी किया। आपसे दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि हिंदी साहित्य में नाटक क्यों कम लिखे गए, और दूसरा कि नाटकों का समाज पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है तुलनात्मक दृष्टि से। जब हम किताबें पढ़ते हैं और नाटक देखते हैं तो दोनों का किस तरह का प्रभाव होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का संदर्भ देते हुए आप इस पर बताएं। धन्यवाद राज जी। मैं एक पुरानी बात कह करके अपनी बात को शुरू करूंगा कि नाटकों और भाषणों का कितना असर है। और जब मिलिंद महाविद्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम था जी, तो उसमें गौतम बुद्ध के जीवन पर एक नाटक खेला गया, महायात्रा। बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं उस नाटक को देख रहे थे, उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उस नाटक को देखा, नाटक को देखने के बाद उसके समापन पर उन्होंने कहा कि आपका एक नाटक मेरे 100 भाषणों के बराबर है। जी। ये बात ये जाहिर करती है कि थिएटर का या नाटक का या कल्चरल प्रोग्राम का जो असर है वो कहीं ना कहीं भाषणों से अधिक होता है। क्योंकि भाषण हम सुनते हैं तो हमारी सिर्फ जो सुनने की इंद्रिय है वो काम करती है, लेकिन जब हम नाटक देखते हैं या फिल्म देखते हैं तो हमारी 2 इंद्रियां काम करती हैं। वो आँख भी देखने का काम करती है और कान सुनने का काम करता है, और दिमाग कहीं ना कहीं उसको समझने की कोशिश करता है। तो कई इंद्रियां हमारी एक साथ काम करती है, इसलिए नाटक अधिक प्रभावी है। दूसरी बात जो आपने कही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी नाटक कम लिखे गए। जिन बातों को आज हम भाषणों के माध्यम से अपने समुदायों के बीच में जाकर के अवेयरनेस की कोशिश कर रहे हैं, अगर शायद हमने थिएटर के माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से यह प्रयास किया होता तो भाषण को समझने के लिए तो एक एज ग्रुप चाहिए कि वो हमारे भाषण को समझ पाएगा।
लेकिन अगर हम उसको नाटकों के माध्यम से बताएं, कार्टून के माध्यम से बताएं, तो छोटा सा बच्चा भी हमारे उस मंतव्य को समझ सकता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो नाटक अधिक महत्वपूर्ण है, ये मैं समझता हूँ। और सच्चाई है कि नाटक कम लिखे गए, शायद लोगों ने इसके महत्व को इतना समझा नहीं। जी 2008 में शिमला में राष्ट्रपति निवास शिमला में उच्च अध्ययन संस्थान बना हुआ है। जी तो वहाँ पर मुझको भी बुलाया गया था। मोहनदास नेमिष राय उस कार्यक्रम को कर रहे थे। उन्होंने मुझको भी वहाँ पर बुलाया था कि आप भी आइए। तो वहाँ पर मैंने अपना एक शोध पत्र पढ़ा था। जी मेरे शोध पत्र का विषय था दलित रंगमंच पर राजनीति का प्रभाव। जी क्योंकि मैं 2094 से करीब मैं थिएटर में था। बाबा साहब अम्बेडकर पर नाटक जो मैंने लिखा, दास्ता नाटक, वो इतना प्रसिद्ध नाटक था, इतना लोगों को अट्रैक्ट करता था कि उसके सैकड़ों मंचन हमने किए। मान्यवर कांसीराम साहब ने भी उस नाटक को देखा और वो रोने लगे उस नाटक को देख करके। जी तो उसी तो जो वो दौर था, मूवमेंट का जब दौर था, जब बाम सेफ या बहुजन समाज पार्टी या तीसरी आज़ादी फिल्म बन रही थी, वो तीसरी आज़ादी फिल्म भी तो इसीलिए तो बन रही थी ना कि जी, लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक समझा जी पाएँ। अभी देव जी, क्योंकि हम लोग कंबाइंड कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हाँ, इसमें फिल्मों की बात आपने कही, रंगमंच की बात कही, जी। तो कैलाश चंद चौहान जी का भी हम चाहेंगे कि थोड़ा अपना अनुभव बताएं इसके बारे में। आप इनको माइक दे अब मैं दीजिए, इस फिर हम सिर्फ लोग। एक इस बात को पूरा कर दूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने वहाँ पर, मेरे शोध पत्र का जो विषय था दलित रंगमंच पर राजनीति का जी प्रभाव, जी आपने बताया। मतलब मैं बोल रहा था कि जब हम लोग 93 से शुरू किया था और 2005 तक 7 तक, जब तक बहुजन समाज पार्टी जी आंदोलन में थी, और जब पहली बार सरकार बनी, हाँ जब पहली बार सरकार बनी तो वही मनवादी व्यवस्था के लोग उसमें एमपीज, एमएलए और मंत्री बन करके बैठ गए। जी तो जिन मंचों पर पहले हम लोग कार्यक्रम करते थे, तो अब पता चला कि उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट तो वही है। जब वो उस इंटरेस्टिंग। कार्यक्रम के वो चीफ गेस्ट हो गए, हाँ। तो हमारी वो स्क्रिप्ट बेकार हो गई। उस पर हमें या तो काट छांट करनी पड़ती हाँ है ना, या फिर उनके हिसाब से डायलॉग्स तैयार करने पड़ते। तो मैंने कहा कि राजनीति जब जब से हावी हुई, इस तरह की राजनीति, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की राजनीति, तो हमें अपने आप को फिर बैक करना पड़ गया। या तो हमने नाटक नहीं किया या हमने स्क्रिप्ट में परिवर्तन किया, तो वो धीरे धीरे जी, फिर ये वो। आपका अनुभव रहा है। जी। हम चाहेंगे कैलाश चंद जी, आप भी अपना थोड़ा सा जी। अनुभव बताएं। आप तो फिल्म बना रहे हैं और फिर रंगमंच में आपकी रुचि रही है, तो ये बताइए कि जैसा अभी देव कबीर जी ने कहा कि ज़्यादा प्रभाव पड़ता है नाटकों का, फिल्मों का, जी। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? धन्यवाद राज जी। मैं स्वयं रंगमंच से रहा हूँ जी और नुक्कड़ नाटक भी मैंने किए हैं, जी जी क्योंकि नाटक वो विधा है जो सीधा असर डालती है, जी ठीक है। लेकिन नाटक का अपना दायरा है, क्योंकि उसमें आपका जो ऑडियंस होगी वो 200-400-500 उतने ऑडियंस जो है आपके, जैसे नुक्कड़ नाटक में हम लोग करते थे तो 400-500 लोग खड़े हैं, उसके मध्य फिर हम लोग उस नाटक को कर रहे हैं, जी तो 200-400 लोगों तक वो गई, या जो चर्चा हुई आसपास में उसमें रही। लेकिन जो फिल्म है वो बड़ा माध्यम है, जी क्योंकि एक फिल्म के माध्यम से आप करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। जी दूसरा, वो वर्ल्ड वाइड भी जा सकता है। तो फिल्म का माध्यम, क्योंकि अभी जैसे साथी ने बताया कि एक कल्लू गांधी नाम से मैं मूवी बना रहा हूँ, वो बेसिकली नाटक है मेरा। जब गांधी भंगी घर जन्मियो, ये मेरे नाटक का नाम है। तो मैंने विचार किया, मैंने कहा कि अगर मैं इसे नाटक के रूप में प्रस्तुत करता हूँ तो एक आध लाख रुपया खर्च भी होता ही है और बड़ी कास्ट है, क्राउड भी है, दूसरे लोग भी हैं। तो मैंने कहा कि अगर एक नाटक में करता हूँ 150, 200, 250 लोग होंगे, फिर अगर इसको मेरे को रिपीट शो करने हैं, मान लो नाटक हो गया आपका जो है, उसके बाद रिपीट शो करने हैं, जी और अगर उसमें से एक भी कलाकार इधर उधर हो जाता है, तो फिर उस नाटक के अगर कोई दूसरा कलाकार आता है तो उसके साथ रिहर्सल के लिए फिर पूरी की पूरी ज़रूरत पड़ती है। जी या तो वो टीम रहे, तब तो आपके लिए एक हफ्ता आप रिहर्सल करेंगे और आप उसको नाटक को रिपीट कर देंगे। लेकिन अगर मान लो लंबा गैप हो गया है, कोई आर्टिस्ट इधर उधर चले गए हैं, तो फिर आपको पूरी तरह से नई तैयारी से वो आना पड़ेगा। तो फिल्म का जब मैं प्लान कर रहा था तो फिर यही आया, मैंने कहा कि इसके माध्यम से जब मैं खर्चा कर ही रहा हूँ और समाज के लिए हम लोग इस तरीके का वो नाटक बनाया है, तो इसको फिर फिल्म में तब्दील करते हैं। तो फिर वो प्रॉपर तरीके से वो सारा उसका स्क्रीन प्ले बनाया, सारी चीज़ें की गई और वो फिल्म ऑलमोस्ट तैयार है, सेंसर के लिए उसको किया गया है।
तो उसको हम लोग सेंसर में भेज के उसके बाद थिएटर रिलीज या ओटीटी रिलीज जो भी होगा उसको हम लोग करेंगे। जी, बहुत अच्छी है, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। जी अभी देव कबीर जी से मैं बात करूँगा जी जी कि अभी जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है झूठन, हाँ? उनकी काफ़ी कहानियाँ हैं, उसमें एक कहानी का नाम अभी मुझे याद आ रहा है, अम्मा कहानी है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या अगर थोड़ा इसी से जोड़ते हुए चलें, तो क्या उनकी आत्मकथा पर या उनकी कहानियों पर भी इस तरह की फ़िल्में बनाई जा सकती हैं? बिल्कुल बनाई जा सकती हैं और तो बहुत प्रभावी भी रहने वाली हैं। ज़्यादा प्रभावी बिल्कुल रहेंगी। प्रभावी रहेंगी। तो बिल्कुल जैसे कैलाश चंद जी हैं, आप लोग क्योंकि मंच थिएटर के भी लोग रहे हैं, तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानियों पर कोई फ़िल्म बने तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक कवि भी बहुत अच्छे रहे, उन्होंने बहुत अच्छी कविताएँ लिखी और लोगों को ये शिकायत रहती थी ना दलित साहित्य से कि भई जो सो कॉल्ड सवर्ण साहित्यकार हैं कि इनको तो लिखने की कला नहीं पता है, शैली नहीं पता। तो इसका जवाब ओम प्रकाश बिल्कुल। वाल्मीकि ने दिया और उन्होंने सौंदर्य शास्त्र पर एक किताब भी लिखी और उन्होंने उसको समझा दिया कि हम भी उस लिखित लेकिन हमारा जो सौंदर्य शास्त्र है वो क्या लगता है देव कुमार जी, उनके जैसा है या अलग है कुछ? देखिए, मैं कहूँगा कि ओम प्रकाश जी ने बाउंड्रीज को तोड़ा है। जी। भगवान दास जी का जो साहित्य है, जो उनका लेखन है, जैसे उनकी सबसे चर्चित किताब मैं भंगी हूँ है, तो वो स्वच्छकार समुदाय तक या थोड़ा-सा दलित समुदाय तक पहुँची। जी। लेकिन ओम प्रकाश जी का जो लेखन है, जैसे उनकी जूठन आत्मकथा, उसको आप तमाम सारे सवर्णों के मुँह से भी उसकी चर्चा सुन सकते हैं। जी। जबकि मैं भंगी हूँ की चर्चा उनकी तरफ से नहीं आई। या ठाकुर का कुआँ, हुँ। जो उनकी कविता है, वो आज तो वर्ल्ड वाइड हो गई वो रचना। सहारनपुर में कुछ साथी हैं, वो साहित्य चेतना मंच के नाम से संगठन चला रहे हैं और वो हर साल ओम प्रकाश वाल्मीकि रत्न नरेंद्र वाल्मीकि है, श्याम निर्मोही है राजस्थान के सारे लोगों ने, और उन्होंने मुझको भी सम्मानित किया है। जो दूसरा ओम प्रकाश वाल्मीकि साहित्य सम्मान है वो मुझको उन्होंने उनकी संस्था ने दिया है। जी, अभी अभी उन्होंने कल ही उनका कार्यक्रम था, कल ही उनका कार्यक्रम था जोधपुर में। जी। तो उन्होंने 6वां ओम प्रकाश वाल्मीकि सम्मान दिया है। रैगर साहब हैं, कोई राजस्थान के राइटर हैं, उनको उन्होंने सम्मान दिया है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो लेखन है, कैलाश चंद जी आपसे भी पूछना चाहते हैं कि अभी जो मौजूदा दौर चल रहा है, मौजूदा जो हालात हैं, उसमें आप कितना प्रासंगिक मानते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के लेखन को? देखिए ऐसा है कि उनका जो लेखन है वो शाश्वत है, जी। ठीक है? जो समय हमेशा समसामयिक रहेगा। जी। जब तक जाति व्यवस्था रहेगी, जब तक उनका लेखन जो है वो आपके लिए जैसे आप कहेंगे कि वो ज़रूरी एक रहेगा, उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। जी। क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी तो मेरे पास साथी आए थे, तो उन्होंने कहा कि वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में आपको कुछ वो है? तो फिर मैंने कहा कि हाँ, जितनी मेरी जानकारी है। तो उन्होंने कहा कि आप फलाँ लेखक को जानते हैं, फलाँ लेखक को। मैंने कहा यार मैं किसी लेखक को नहीं जानता। मैं सिर्फ़ ये जानता हूँ कि मैं लिखता हूँ थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता है, ठीक है? और मैं उस पे जो भी आप कहेंगे, जो भी मेरा अपना शैली है, मैंने कहा मैं आपको लिखूँगा। तो विचारात्मक लेखन के प्रोधा नाम से मैंने जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पर लिखा था और वो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था सदीनामा में। सदीनामा एक पत्रिका निकलती है कलकत्ता से। जी। तो उसमें उनका वो लेख जो है वो प्रकाशित हुआ था, जिसमें मैंने उनका जो साहित्य था, जिसमें सफाई देवता है या और उनके जो जितना भी उनकी कविताएँ थीं, उसको मैंने सम्मिलित करने की कोशिश करी। और जो उनकी जूठन है, जूठन में से भी जो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और ये लोगों तक जानी चाहिए, तो उसका मैंने प्रयोग किया कि भई ये आज भी अगर वो ये कहते हैं कि भई लोग मेरे से कहते हैं कि आप दलित लेखक हैं और आप बहुत जल्दी एरोगेंट हो जाते हैं। तो उनका यही मानना था कि अगर मान लो एक चीज़ जो मेरे को टीस करती है, अगर उसके ऊपर आप कोई बात करेंगे तो मैं एरोगेंट होऊँगा ही होऊँगा। जी, जी। आप मुझसे कैसे सहनशीलता की उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, कि आप मुझे कुछ भी कहते रहेंगे और मैं सहन करता रहूँगा? तो बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छी बात कही कैलाश जी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का साहित्य रिलेवेंट है जी। और आगे भी रहेगा। रहेगा। और अभी देव कबीर जी जी। आपसे थोड़ा पूछना जी। है कि एडवोकेट भगवान दास जी, जी जी। हमारे बहुत पुराने
माने हमारे एक मार्गदर्शक हैं, जी। महानायक हैं हमारे तो उन्होंने एक जो किताब अभी आपने ज़िक्र किया मैं भंगी हूँ लिखी, जी, उसके अलावा भी उन्होंने 10 स्पोक अम्बेडकर। अम्बेडकर काफ़ी बड़ा वॉल्यूम उन्होंने हुँ, लिखा और वो अम्बेडकर के मिले भी थे उस ज़माने में। तो ये जो मैं भंगी हूँ आत्मकथा, उनकी वैसे ये पर्सनल आत्मकथा नहीं है, पूरा बल्कि समाज की समाज की आत्मकथा। हाँ। आत्मकथा है। तो ये इस पर जैसे आपको कभी ऐसा ख्याल आया कि जो मैं भंगी हूँ, इस पर कोई नाटक या कोई फ़िल्म बन सकती है? नहीं, इस पर ख़्याल तो नहीं किया मैंने कि इस पर कोई फ़िल्म बनाई जाए या बने। बस मैं यही कहूँगा कि मेरे जीवन में जो पहली किताब है जिसने बहुत क्रांतिकारी रूप से मुझ में परिवर्तन किया, उसमें मैं समझता हूँ कि मैं भंगी हूँ किताब भी है। मैंने 92-93 के आस-पास मैंने भगवान दास जी का साहित्य पढ़ा, मैं भंगी हूँ किताब पढ़ी और तब से अ, एकदम से मेरे अंदर एक आग जली और मैंने अ, नाटक लिखा दास्ताँ। जी। उस समय ही मैंने पूरा अम्बेडकर साहित्य का अध्ययन किया, उसमें एक किताब भगवान दास जी की भी थी। और जो भी मैं स्वच्छकार जातियों के लिए या भंगी जातियों के लिए जितना मतलब स्पष्टता से मैं अपनी बात को रखता हूँ, शायद इसी का प्रभाव है कि आज से 8-10 साल पहले एक कार्यक्रम हो रहा था अम्बेडकर भवन में दिल्ली में ही, जी। और राहुल दास भी वहाँ पर बैठे हुए थे, भगवान दास जी के उनके बेटे। बेटे हाँ, बेटे। हाँ। और मेरे भाषण को सुनने के बाद राहुल दास जी का भाषण था और राहुल दास जी ने जब मुझे सुना तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं देव कुमार जी में अपने पिता की छवि देखता हूँ। जी, बड़ी बात है। बड़ी बात। हुँ। जी। ये राहुल दास जी का बयान है वहाँ का, अम्बेडकर भवन का। तो शायद मैंने बहुत करीब से उनको समझने की कोशिश की है। जो वो कहना चाहते थे वो भी और जो वो कह नहीं पाए शायद, वो भी सारी चीज़ों को मैंने समझने की कोशिश की है। अभी एक और सवाल कैलाश जी, हाँ, पहले बात जी। कर लीजिए और आप, आज फिर तक एक मेरा सवाल आपसे। जो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर मेरी बेस्ड हुँ। वहीं पर है। जी, जी, बिल्कुल। बेस नहीं अभी छोड़ा मैंने कैलाश आज तक। चंद जी, आपसे एक सवाल है। जी। इन्होंने जो हमारे मैं भंगी हूँ किताब का ज़िक्र किया, क्योंकि आप भी फ़िल्म बनाते हैं, इसलिए जी। आपसे भी पूछ रहा हूँ जी। कि मैं भंगी हूँ जी। जैसी रचना पर कोई नाटक, कोई फ़िल्म का हुँ। मतलब आपके मन में कभी ख़्याल आया है कि आप सोच सकते हैं इस तरह का? जी। दूसरा, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर और भंगी जातियाँ, ये भी उनकी भगवान किताब दास है। जी ने लिखी है और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने सफाई देवता लिखी जी। है। जी, जी। मेरा आपसे एक सवाल है कि जो हम वास्तव में ये जो भंगी जातियाँ हैं, ये स्वच्छकार जातियाँ हैं, इस समाज तक उनका लेखन या उनके विचार आपको क्या लगता है कि कैसे पहुँचाए जा सकते हैं? इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरीके का उनका लेखन रहा है, उसे नाट्य रूप में करना, प्रस्तुत करना उसी रूप में हुँ। या फ़िल्म के रूप में प्रस्तुत करना, वो एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि सच्चाई कोई भी देखना नहीं चाहता और इवन ये है कि अपनी जाति के लोग भी जो है उसे देखना नहीं चाहते। क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट थी कि मथुरा में जब ये फ़िल्म आपकी जो आई थी, गुठली आई थी ना? हाँ, गुठली। गुठली, उसका हमारी जाति के लोगों ने विरोध किया। हुँ। क्योंकि वो ये कहते हैं कि भई ये क्या दिखा रहे हो तुम लोग जो है। मतलब उस सच्चाई को भी देखना नहीं चाहते कि आज समाज की स्थिति क्या हो रही है, जाति की स्थिति क्या हो रही है, कैसा हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। अगर चंद लोग ऊपर उठ गए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पूरी जाति उठ गई है। जी। तो ये हमारे लिए अपने लोग भी एक तरह से चुनौती के सामने हैं। दूसरे लोगों से तो हमारी लड़ाई है ही है, लेकिन अपने लोगों से भी से हमें भी इस लेवल चुनौतियाँ पर मिलती हैं। बिल्कुल लड़ना सही। पड़ेगा। और हुँ। जैसे कल्लू गांधी में मैंने उसका प्रयोग किया, तो हुँ। कल्लू गांधी में मैं सवाल कर रहा हूँ उससे कि ये जो कल्लू हैं, मिस्टर कल्लू, जिनमें गांधी जी अवतरित हुए हैं, हुँ। जो जीवन इन्होंने अब तक जिया, कि मरी हुई गाय की खाल उतार रहे हैं तो पीटा गया, ये जो भी उसपे हमारे लोगों के साथ हुआ, तो उसपे सवाल यही है कि जो आपने अब तक जीवन जिया, क्या उसे दोबारा जीना चाहेंगे? आजकल हम लोग जो देख रहे हैं कि मनुवाद जो है, वो हावी होता जा रहा है दिनों-दिन और ओम प्रकाश वाल्मीकि हों, चाहे अपने भगवान दास जी हों, जी। इनकी जो रचनाएँ हैं, उसमें कहीं न कहीं इस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह बड़ा बड़ा विद्रोह दिखता जी, है, बड़ा हैं? विद्रोह। तो वही चीज़ जो विद्रोह दिखता है, तो ये अब विद्रोह दिखता है मतलब अम्बेडकरवादी विचारधारा आनी चाहिए। जी। लेकिन अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं कि मनुवाद फिर से उसका हावी माने हो गया। रिटर्न ऑफ मनुवाद हो रहा है। हाँ। तो ये जो है इस स्थिति से मनुवाद से बचकर लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा को, जो हमारे दोनों साहित्यकार चाहे अपने ओम प्रकाश वाल्मीकि हों या भगवान दास जी हों, इनके विचारों को किस तरह इस समाज में
पेश किया जाए ताकि लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा और ओम प्रकाश वाल्मीकि और भगवान दास जी के विचारों से प्रेरित हों और ये मनुवाद से दूर हो जाए। और इस यही हमारे संविधान भी यही कहता है, तभी सच्चा लोकतंत्र भी होगा। तो देव कुमार जी, आप इस बारे में बताइए। देखिए, मैं कहूँगा कि जो दलित है वो हमेशा से डिफेंसिव मोड पर है और मनुवाद हमेशा से अटैक मोड पर है, अटैकिंग मोड पर है। और वर्तमान में तो वो पूरी तरह से संपन्न हो गया है, हर तरह से ताकतवर हो गया है। ऐसे समय में हमें अपने विचारधारा को बचाए रखने के लिए हमें भी थोड़ा-सा ठहराव के साथ काम करना पड़ेगा। मीन्स बहुत उग्र नहीं होना पड़ेगा। हमारा बीज ज़िंदा रहे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा उछलेंगे तो बीज को भी नाश कर देंगे, क्योंकि उनकी बहुत पैनी नज़र एक है। संयम बनाए रखने की ज़रूरत है, तालमेल बनाए रखने की ज़रूरत। जैसे कि अभी कैलाश जी ने एक बात कही कि हम जब काम करते हैं तो हमारे ही आदमी हमारे बहुत सारी चीज़ों को विरोध में है। जी। जब हम जागरूकता वाली बातें करते, मुझे याद है कि जब मैंने बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया और बस्तियों में मैं कैडर क्लास लगाता था और लोगों को गंदा पेशा छोड़ने के लिए और शराब गोश से दूर रहने के लिए तमाम सारी बातें मैं करता था, धार्मिक रूप से भी तमाम बातें करता था और अपनी ही बस्ती में करता था। वहाँ पर तो कोई दूसरी कास्ट भी नहीं थी, अपर कास्ट तो दूर रही, अपनी स्वच्छकार समुदाय के अलावा भी दूसरी कोई जाति भी नहीं थी। लेकिन मुझको वहीं पर पूरा विरोध झेलना पड़ा, अपने ही लोगों का विरोध झेलना पड़ा। तो अब जब अपने लोगों के साथ भी एक तालमेल बैठाना पड़ेगा। भाई, हम यही है ना कि हमारा लोग क्यों विरोध कर, हमारा ही आदमी हमारा क्यों विरोध करता है? हमारा आदमी इसलिए विरोध करता है कि जिस विचार को मैं जानता हूँ, मैं समझ पाया हूँ, वो समझ नहीं पाया। तो बस उसको समझाने की ज़रूरत है। और ये कहा गया कि परिवर्तन धीरे धीरे आए तो वो गहरे से जाता है। वो परिवर्तन ठोस होता है। एकदम से उत्प्लावन के तरीके या उग्र होकर के कोई बात किसी को समझाई जाए, वो इतनी ज़्यादा बहुत लंबे समय तक जाती नहीं है। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें अपने बीज को जिंदा रखना है। प्रसिद्ध किताब है जूठन या मैं भंगी हूँ, इस पर कोई नाट्य रूपांतरण या फिल्म या डॉक्यूमेंट्री ऐसा कुछ बने, ऐसा जरूर हम भविष्य में सोचेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने कैलाश चंद जी को और देव कबीर जी को सुना और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे किया है कि हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और भगवान दास जी की रचनाओं को किसी भी माध्यम से, चाहे वो पाठ का माध्यम हो, लेखन हो, फिल्म हो, नाट्य हो, उसके माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है यही मैसेज हम सबको ध्यान देना चाहिए, अपनाना चाहिए। और साथियों, लास्ट में मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कविता का शीर्षक है ठाकुर का कुआं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर के, हल ठाकुर के, हल्की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गांव मोहल्ले ठाकुर के, फिर मेरा क्या, गांव, शहर, देश। नमस्कार सर।